बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो में हम मॉड्यूल 150, 151, 52 और उससे ऑनवर्ड देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम टॉपिक में हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, और इसकी टाइप देखेंगे और इसमें इसके फंक्शंस देखेंगे। ये तीन चीज़ें हम इसमें करेंगे। डेटाबेस की टाइप जो फाइल फ्लैट फाइल है, इसके एडवांटेजेस और फंक्शनैलिटी यानी इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो चले देखते हैं डेटाबेस क्या है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ये आपको ऑलमोस्ट हर बुक में सेम ही डेफिनेशन मिलेगी। कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, तो ये मल्टी डिमेंशनल होता है। मसलन अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल में आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। पिक्टोरियल फॉर्म में भी मिल जाता है, वीडियो की फॉर्म में भी मिल जाता है, नंबर की फॉर्म में भी मिल जाता है, स्टैट का डाटा मिल सकता है, मैथ का डाटा मिल सकता है। यानी कलेक्शन ऑफ डाटा आपको मिल जाता है उधर से। क्लियर हो गया। तो फ्लैट फाइल क्या है? फ्लैट फाइल वन डायमेंशनल स्टोरेज सिस्टम, यानी अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप डाटा को देखते हैं तो वो आपका फ्लैट फाइल में आ जाता है। मसलन जस्ट अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट की एज देखनी हो, जस्ट एज यानी एक ही डिमेंशन में आप उसका डाटा देख रहे हैं, तो ये आपका फ्लैट फाइल सिस्टम में आ जाएगा। यानी अगर आप ये भी कह सकते हैं कि जस्ट आपने स्टूडेंट का डाटा लेना है तो ये सिंगल फाइल में या सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका डाटा देख रहे हैं तो ये फ्लैट फाइल है। डेटाबेस का एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बुक में दिए हुए हैं वो भी हम देख सकते हैं। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी इससे आप डिसीजन करते हैं, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी। यानी जब आप डाटा माइन करते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो उसके आपको मीनिंग मिल जाते हैं। जैसे अगर आप गूगल से सपोज़ फ़र्ज़ कर लेंगे प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है, तो उससे डाटा हासिल करते हैं, तो उस डाटा से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आपको डिसीजन करने में आसानी हो जाती है कि इस डाटा से आपका कोई भी क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं। तो आगे कुछ डेटाबेसेस हैं जो कि वाइडली यूज़ होते हैं। गूगल है, गूगल एक डेटाबेस है। ईबे है, अमेज़ोन है, नादरा का है, FBR है। तो ये डेटाबेसेस हैं बहुत बड़े बड़े, जो कि क्लाइंट और क्या करते हैं, इंटरफेस फ्राहम करते हैं क्लाइंट एंड डेटाबेस का। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी ये आपको याद रखना है कि ये बड़े बड़े डेटाबेस हैं। गूगल है, अमेज़ोन है, ईबे है, नादरा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे डेटाबेस की फंक्शनैलिटी क्या है? जैसे गूगल वाले जो हैं वो डाटा को एडिट भी करते हैं, कुछ डाटा डिलीट भी करते हैं, डाटा अपडेट भी करते हैं, और ये सारा काम किसके थ्रू होता है? क्यूरी लगा के। डाटा में क्यूरी डाल के भी आप डाटा कुछ निकाल सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने गूगल ही से डॉलर से रुपीज़ में आपने डाटा हासिल करना है, तो उसके लिए हमें क्यूरी लगानी पड़ेगी गूगल में। जैसे आपने पहले पढ़ी हुई हैं क्यूरीज बहुत ज़्यादा मिड टर्म के लेक्चर्स में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इसी तरह हमारे पास कुछ एप्लीकेशन डेटाबेसेस भी होते हैं, उनके लिए भी हम क्यूरी लगाकर डाटा अखज़ करते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 151 और 152 मॉड्यूल को। आगे डेटाबेस की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको हम पढ़ते हैं। स्कीमा क्या है कि डाटा की जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम स्कीमा का नाम देते हैं। यानी डाटा की इंटायर स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं? स्कीमा का। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो अगर मैं कहता हूँ पेरोल, तो या अगर मैं ये कहता हूँ कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी VULMS का डाटा, तो अब ये VULMS एक स्कीमा है। यानी ये एक ऐसा डाटा है जिसमें आपको स्टूडेंट्स और टीचर की इंटरेक्शन के बारे में पता चलेगा, रिज़ल्ट्स का पता चलेगा। यानी ये एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें ऑनलाइन आप स्टडी करते हैं। सो ये VULMS बेसिकली क्या है? उस डाटा का स्कीमा है
कि उसमें किस टाइप का डाटा है। क्लियर हो गया। तो अब डाटा का स्कीमा पिक्टोरियल भी हो सकता है, डाटा का स्कीमा नंबर में भी हो सकता है, डाटा का स्कीमा वीडियो में भी हो सकता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो आगे हम देखते हैं जी, अ डाटाबेस स्कीमा इज़ अ ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर ऑफ हाउ आवर डाटा विल लुक। क्लियर, वही बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब सब स्कीमा की तरफ आ जाते हैं। सब स्कीमा से अगर आप डाटा अखज़ करते हैं कोई एक ख़ास पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे अगर आपने VULMS की साइट पे या VULMS की पेज में जस्ट डेट शीट प्रिंट करनी है, तो डेट शीट का जो स्कीमा है वो जिसका काम सिर्फ प्रिंट करना है। तो अब ये जो डेट शीट का डाटा है उसका एक ख़ास पर्पज़ है, तो चूँकि वो पार्ट तो VULMS ही का है, तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं सब स्कीमा का। ठीक हो गया। ये देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल, स्कीमा फॉर यूनिवर्सिटी डेटाबेस वुड इंडिकेट दैट ईच स्टूडेंट का रिकॉर्ड, यानी अगर हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने देखना हो कि उसमें क्या क्या चीज़ देखनी है, उसका फ़ोन नंबर देखना हो, ठीक है, स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड देखना हो, तो यानी ये सारी चीज़ें आपके सब स्कीमा में आएंगी। जस्ट एक ख़ास स्टूडेंट के एक ख़ास डाटा को हम अखज़ कर रहे हैं या उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम सब स्कीमा का नाम देंगे। इसी तरह पे रोल है, ये भी आपका सब स्कीमा में आएगा। ठीक है। इस तरह एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, ये भी सब स्कीमा में आएगा। आगे देख लेते हैं डाटा की लेयर। दो लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर और डाटाबेस लेयर। एप्लीकेशन लेयर्स वो लेयर होती है जो कि आपके व्यू में आती है। जैसे आप देखते हैं VULMS की जो साइट है उसकी एक पूरी एप्लीकेशन बनी हुई है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपका एप्लीकेशन व्यू है या एप्लीकेशन लेयर है। अब उसके पीछे क्या हो रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसकी अपडेशन कौन कर रहा है, उसमें डाटा में कोडिंग किसने की हुई है, वो हमें नहीं पता। ठीक हो गया। तो वो डाटाबेस के अंदर स्टोर है, वो आपका डाटाबेस लेयर में आएगा। हैंडल बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेबसाइट क्लाइंट साइड, यानी ये आपकी क्लाइंट साइड में आएगा। ठीक है। डाटाबेस लेयर क्या है, मैनिपुलेशन बाय DBMS। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई जो सर्वर होता है डाटाबेस को कंट्रोल करने वाला, वो ये काम करता है कि अपडेट भी करता है, डाटा को मैनिपुलेट भी करता है। ठीक है। तो DBMS मीन डाटाबेस मैनेजमेंट सर्वर, डाटाबेस मैनेजमेंट सर्वर, ये पूछा जा सकता है MCQs में, और ये काम सर्वर एंड पे होगा। ठीक है। अब DBMS के फंक्शन क्या होंगे, वो क्या कर सकता है, डाटा को डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। ठीक है। और डाटा को अल्टर भी कर सकता है, डाटाबेस बीच पूरा का पूरा चेंज कर सकता है। ठीक है। आगे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की सबसे अच्छी एग्जांपल आपकी ATM मशीन्स हैं। यानी अगर एक डाटा डिफरेंट जगह पे रखा हुआ हो लेकिन उसको एक्सेस एक ही जगह से किया जाए, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। जैसे अगर आप गौर करें तो HEC जो है, HEC के पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का डाटा होता है। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का डाटा लेना है तो HEC से मिल सकता है, वर्चुअल का लेना है तो HEC से मिल सकता है, ओपन यूनिवर्सिटी का लेना है तो HEC से मिल सकता है। यानी आपका सेंट्रल हब HEC है, लेकिन वो HEC आगे क्या कर रही है, मुख्तलिफ डायरेक्शन से डाटा ले रही है, यानी उसने अपना डाटा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह ATM मशीन की मिसाल मैंने आपको दी हुई है कि ATM मशीन जब काम करती है तो वो डिफरेंट साइट से डाटा को कलेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए सिर्फ एक ही जगह से आपको डाटा मिले, वो डिफरेंट साइट से उसका डाटा जो है स्टोर होता है। इसका मकसद क्या होता है बेसिकली, इसका मकसद सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी है कि आपको जल्दी से एक्सेस हो जाए। दूसरा ये है कि सम टाइम जो स्टोरेज होती है वो इतनी नहीं होती कि एक जगह पे इसको मैनेज किया जा सके। ठीक है जी। तो देखते हैं डेटाबेस ऑन डिफरेंट मशीन्स कैन बी एक्सेस बाय गुड स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। क्लियर हो गया। यानी डिफरेंट मशीन्स होती हैं लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही सर्वर होता है, जैसे मैंने HEC की मिसाल दी है। कंट्रोलिंग एक्सेस टू डेटाबेस रिस्ट्रिक्शन ऑन सब स्कीमा
कैन बी अप्लाइड बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप किसी सब स्कीमा को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, वो बात की बातें हैं। अब देखते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर डिफरेंट जगहों पर मशीन्स पड़ी हुई हैं, अगर किसी एक जगह पे आपके सपोज 4 सेंट्रल हब हैं, या ये कह लें कि आपने डाटा रिट्रीव करना था या डाटा हासिल करना था पंजाब यूनिवर्सिटी से, आप डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं, हो सकता है उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो काम ना कर रहा हो, लेकिन वही डाटा आपको HEC से मिल सकता है, क्योंकि HEC रन कर रही है पंजाब को भी, यानी पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ उनको उनका डाटा का रिकॉर्ड रख रही है। अब अगर पंजाब यूनिवर्सिटी काम नहीं भी कर रही तो आपका इफेक्ट दूसरी यूनिवर्सिटियों पे नहीं पड़ेगा, यानी HEC के पास तो उसका डाटा मौजूद है। जब एक पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काम करना छोड़ दे, उसका सिस्टम काम करना छोड़ दे, तो बाकी का डाटा वैसे का वैसे रहेगा। तो HEC क्या करेगी, बाकी से डाटा रिट्रीव कर सकती है। क्लियर हो गया? तो इस टर्म्स को हम इंडिपेंडेंस का नाम देते हैं, यानी एक जगह अगर कोई फॉल्ट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो बाकी की मशीनें काम करती रहें। नेक्स्ट 153 और 154 को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। तो रिलेशनल मॉडल, डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल से मुराद है कि जब डाटा को रोज़ और कॉलम की शक्ल में स्टोर किया जाए तो उसको हम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये टेबल है, तो इस टेबल की शक्ल में जो डाटा स्टोर होता है उसको हम रिलेशनल डाटाबेस मॉडल का नाम देते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल ऑफ व्यू ऑफ डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब मैं बता चुका हूँ आपको, टेबल की शक्ल में किया जाए तो वो क्या होगा, आपका रिलेशनल डाटाबेस। अब टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। जो आपकी रो होगी उसको हम टपल का नाम देते हैं। ठीक है, रो को हम क्या नाम देंगे, टपल का, और जो ये कॉलम में आएंगे इनको हम एट्रीब्यूट का नाम देंगे। यानी ये जो देखें, क्रेडिट आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ये आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। FID, फैकल्टी आईडी, रूम, ग्रेड, ये सारे आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि अगर रो वाइज देखें आप, ये आपकी रो है, इसको हम टपल का नाम देंगे। क्लियर हो गया? अगर इस सेंस में देखें, राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट, तो ये आपका टपल है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखें तो जो आपकी कॉलम को हम क्या नाम देंगे, एट्रीब्यूट का नाम देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके कुछ इश्यूज़ हैं, जब डाटा रोज़ में या कॉलम की शक्ल में स्टोर किया जाता है, कुछ इश्यूज़ हैं। रिडंडेंसी, यानी डाटा डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे अगर इसमें से इस मिसाल में देखें 5678, तो रिडंडेंसी के बाद क्या होगा कि अगर आप एक डाटा डिलीट करते हैं ना 5678 वाला, तो साथ दूसरा भी डिलीट हो जाता है। तो दूसरा इशू जो है वो आपका डिलीशन का है। तीसरा इशू है इंसर्शन का। इंसर्शन में क्या होता है कि आप जब सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसका कोड आईडी है जी 1020, चलो यही कर लेते हैं, 1020 कोर्स आईडी है, लेकिन उस स्टूडेंट ने 4 कोर्स रखे हैं। जब क्या आप क्या करते हैं, 5वां कोर्स भी असाइन करना चाह रहे हैं, जो कि स्टूडेंट ने अभी लिया ही नहीं है। तो जब आप 5वां कोर्स इंसर्ट करते हैं तो वो क्या होगा, चूँकि वो स्टूडेंट ने अभी तक पिक ही नहीं किया, तो उस सूरत में डाटा इंसर्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो डाटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते उस सूरत में। क्लियर हो गया? हालांकि वो यूनिवर्सिटी में इसको अलाट किया हुआ है, लेकिन चूँकि स्टूडेंट ने इसको पिक नहीं किया हुआ तो उसको हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 अनोमलीज़ हैं, ये 3 इश्यूज़ हैं डाटा जब आप स्टोर करते हैं रिलेशनल में या रिलेशन में या टेबल्स में। ठीक है, तो इन एनामलीज़ के बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, जो कि मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि रिडंडेंसी को कैसे रिमूव किया जाता है, डिलीशन को कैसे किया जाता है, इंसर्शन एनामलीज़ को या इंसर्शन का इश्यू जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू।